हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा। तो इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा से 2024 एक्टिंग वाले प्रीवियस ईयर पेपर में, एक्टिंग स्ट्रीम वाले पेपर में 2024 में इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा से संबंधित डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 20 नंबर का पूछा गया था, 20 मार्क्स का। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय सिनेमा का मुख्य युग बोलचाल के संवादों से रहित था। जब सबसे पहले फिल्म बनती थी उस समय इंडियन सिनेमा में, तो उस समय में साइलेंट ईरा कहा जाता है और बोलचाल के संवादों से रहित था, लेकिन अपने प्रभाव और नवीनता में बिल्कुल भी शांत नहीं था। इस समय 20वीं सदी की शुरुआत में उभरे इन दृश्य कथाओं ने उस विशाल और जीवंत फिल्म उद्योग की महत्वपूर्ण नींव रखी। तो जो हमारे इंडिया में सिनेमा की आज स्थिति है, उसकी नींव रखने वाली जो समय थी, ईरा थी, सदी थी, वो थी साइलेंट ईरा, 20वीं सदी की शुरुआत में। ठीक है, तो उन सभी फिल्मों ने ही और दृश्य कथाओं ने ही आज जो है जीवंत फिल्म उद्योग की महत्वपूर्ण रखी थी, जिसे आज हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। इनमें से कई अग्रणी फिल्में दुखद रूप से समय के साथ लुप्त हो गई है, लेकिन उनकी कहानियां और उनके निर्माण से जुड़ी परिस्थितियां आज भी गूंजती है, जो पर्दे पर भारतीय कहानी कहने के शुरुआती दौर और उसे अपनाने वाले उत्सुक दर्शकों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस दौर की कुछ स्वर्णिम फिल्में, यानी कि उस दौर की कुछ जो है स्वर्णिम फिल्में हैं इंडियन सिनेमा साइलेंट ईरा की। तो जिसमें राजा हरिश्चंद्र बहुत ही पॉपुलर फिल्म है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई थी। तो ये जो फिल्म है भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई थी। ये दादा साहेब फाल्के द्वारा जो निर्देशित है, और दादा साहेब फाल्के की इस रचना ने देश की सिनेमाई यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया। अपनी म, अपनी दुर्भाग्यपूर्ण क्षति के बावजूद भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित इसकी कथा वस्तु जनता के साथ गहराई से जुड़ी रही, और इसने आगे आने वाले विषयों और कहानी कहने की शैलियां की नींव रखी। इस फिल्म की अपार लोकप्रियता ने भारतीय दर्शकों की स्वदेशी कहानियां को पर्दे पर देखने की उत्सुकता को दर्शाया और फलते फूलते फिल्म उद्योग का मार्ग प्रस प्रशस्त किया। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है, यही फिल्म है जो इंडिया में फिल्म उद्योग की मार्ग की जो है दरवाजा खोला। इसका ऐतिहासिक महत्व सर्वोपरि है, जिसने इसे बॉलीवुड के हर इतिहास में आज भी वर्णित एक आधारभूत कथा बना दिया है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म को। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। फिर है कालिया मर्दन। कालिया मर्दन 1919 में बनाई थी दादा साहेब फाल्के ही ने। तो दादा साहेब फाल्के की एक और महत्वपूर्ण कृति कालिया मर्दन। इस फिल्म ने युवा कृष्ण द्वारा कालिया नाग का वध करने की लोकप्रिय पौराणिक कथा को जीवंत कर दिया। सांस्कृतिक रूप से गूंजती पौराणिक कथाओं पर फाल्के का निरंतर ध्यान मुक्त युग के दौरान एक मजबूत जन आकर्षण साबित हुआ। फिल्म कालिया मर्दन, हालांकि इसके प्रिंट दुर्लभ है, फिर भी फिल्म का अस्तित्व और इसकी विषय वस्तु प्रारंभिक सिनेमा के गहरे
धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों से जुड़ाव को उजागर करती है। एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें फिल्म उद्योग के प्रारंभिक वर्षों और जन जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। फिल्म कालिया मार्दन। प्रेम संन्यास। प्रेम संन्यास जो फिल्म है ये 1925 में आई थी। तो फ्रॉन्ज ओस्टेन द्वारा निर्देशित और अंतरराष्ट्रीय प्रेम संन्यास फ्रॉन्ज ओस्टेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द लाइट ऑफ एशिया के रूप में प्रसिद्ध है। यह फिल्म तो आपको ध्यान रखना है, इस फिल्म को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, प्रेम संन्यास को। तो ये नाम भी इस फिल्म की आपको ध्यान में रखना है। यह भारत जर्मन सह निर्माण गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। तो ये गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित यह फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। इसका भव्य पैमाने और अंतर सांस्कृतिक निर्माण उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रारंभिक भारतीय सिनेमा की पहुंच और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। इस फिल्म का ऐतिहासिक महत्व व्यापक वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने के इसके प्रयास में निहित है। साथ ही यह गहन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व की कहानी भी कहती है, जो प्रारंभिक भारतीय सिनेमा की वैश्विक आकांक्षाओं की स्मृति में योगदान करती है। भक्त विदुर। भक्त विदुर यह फिल्म जो है 1921 में आई थी। कब आई थी? 1921 में। तो आपको याद रखना है, यह फिल्म कांजी भाई राठौड़ के द्वारा बनाई गई थी। भक्त विदुर जो महाभारत के विदुर और महात्मा गांधी के बीच समानताएं दर्शाते हुए समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर अपनी साहसिक सूक्ष्म टिप्पणी के लिए विख्यात है। इस अनूठे दृष्टिकोण के कारण मद्रास में सेंसरशिप लागू हुई इस फिल्म के चलते, जिसने मुक्त युग की साइलेंट ईरा की सामाजिक संदेश देने की क्षमता और उसके प्रति अधिकारियों की संवेदनशीलता को रेखांकित किया। फिल्म्स का विवादास्पद स्वागत इसे प्रारंभिक भारतीय सिनेमा द्वारा यहाँ तक कि पौराणिक ढांचे के भीतर भी वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जुड़ने का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनाता है। और इसकी कहानी आज भी जो है प्रारंभिक सेंसरशिप पर चर्चाओं के रूप में सुनी जाती है। सिराज। सिराज फिल्म जो 1928 में आई थी, ये भी फ्रॉन्ज ओस्टिन द्वारा निर्देशित एक और सहयोगात्मक फिल्म है जो भारत और ब्रिटेन के बीच सिराज मुगल काल पर आधारित, आपको ध्यान रखना है किस पे, मुगल काल पर आधारित एक भव्य कॉस्ट्यूम ड्रामा थी। कॉस्ट्यूम ड्रामा थी जो ताजमहल के निर्माण से जुड़ी एक काल्पनिक प्रेम कहानी पर केंद्रित है। यानी कि शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी से काल्पनिक पे ये फिल्म जो है केंद्रित है। इसके भव्य सेट और दृश्यात्मक तमाशा प्रमुख आकर्षण थे, जो उस युग की तकनीकी क्षमता कलात्मक महत्वाकांक्षाओं को उजागर करते थे। फिल्म का आकर्षण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इसकी रोमांटिक कथा में निहित था, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है और बड़े पैमाने पर प्रस्तुतियों के विकास में योगदान देती है, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई। सिराज। पुष्पक। ये फिल्म 1987 में आई थी। पुष्पक ये बेसिकली साउथ इंडियन फिल्म हैं जो संगीतम श्रीनिवास राव द्वारा निर्देशित या भारतीय ब्लैक कॉमेडी आधुनिक युग की एक अनूठी और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मुख्य फिल्म के रूप में उभर कर सामने आती है। कमल हसन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म एक बेरोजगार स्नातक की भूमिका में है, जो अस्थायी रूप से एक धनी शराबी
की जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। इस फिल्म में दृश्य कथावाचन का चतुराई से इस्तेमाल किया गया है और वैद्यनाथन का भावपूर्ण पार्श्व संगीत इसकी कथा को व्यक्त करता है। संवादों की कमी के कारण यह सार्वभौमिक रूप से आकर्षक बनी। भाषाई बाधाओं को पार करती हुई कान सहित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इसे पहचान मिली। पुष्पक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय संपूर्ण मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म ने अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण के बावजूद व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता को उजागर करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। लंका दहन, यह फिल्म 1917 में आई थी, जो दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित है। तो दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म लंका दहन रामायण के एक प्रसंग पर आधारित यह फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई, जिसने पौराणिक कथाओं से दर्शकों के गहरे जुड़ाव को दर्शाया। इसकी लोकप्रियता ने पहले पर्दे पर देसी कहानी कहने की व्यावसायिक व्यवहार्यता को उजागर किया और प्रारंभिक भारतीय फिल्मों में धार्मिक महाकाव्यों के एक प्रमुख विषय के रूप में महत्व को पुष्ट किया। उल्लेखनीय रूप से फाल्के ने इस फिल्म में ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के ने अपनी कौन सी फिल्म में ट्रिक फोटोग्राफी का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो फिल्म लंका दहन है, जिसने विशेष प्रभावों के साथ शुरुआती प्रयोगों को प्रदर्शित किया और भारतीय सिनेमा की विकासशील दृश्य भाषा में योगदान दिया। तो हम लोगों ने साइलेंट ईरा के बारे में एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जाना और उनसे संबंधित साइलेंट ईरा की जो उल्लेखनीय प्रसिद्ध फिल्में हैं उसके बारे में जाना। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे।